Hello, I welcome you all in this new topic रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप सबको पता है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए जैसे हमारे अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी उसी का एक पार्ट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पर्टिकुलरली होता क्या है कि हमारे हवा का एक्सचेंज होना ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन से लास्ट में एटीपी तक, एटीपी हमारी बॉडी में बनना। अगर इसको स्टेप बाय स्टेप देखा जाए रेस्पिरेटरी सिस्टम को, रेस्पिरेशन क्या होती है सबसे पहले अगर मैं बात करूं, कई सारे ऐसे हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स हैं जो ये समझते होंगे कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम चीज़ है। बहुत सारों को ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं है। ब्रीदिंग एक बहुत कॉमन फिनोमिना है, सांस लेना और सांस छोड़ने का, उसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ अ वेरी बिग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर सबसे पहले आप हवा लेंगे, हवा के बाद जो सांस लेंगे, सांस के बाद वो सांस जाएगी हमारी ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद जाएगी लंग्स में, लंग से वो चीज़ जाती है हमारे ब्लड में, ब्लड से वो सांस, वो ऑक्सीजन हमारे जाएगी सेल में, सेल के बाद जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके वो एटीपी बनाएगी। ठीक है, ये पूरे के पूरे प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो आइए इस चीज़ को डिटेल में स्टडी करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सेलुलर रेस्पिरेशन इज द एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसी को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और तोड़ना क्यों है? क्योंकि जो ग्लूकोज हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है वो बनाएगा एटीपी। ठीक है, एटीपी ही हमारा एनर्जी का सोर्स होता है हमारी बॉडी में। तो रेस्पिरेशन इज एन एवरीडे टर्म दैट इज़ ऑफन यूज टू मीन ब्रीदिंग। यही जो मैंने आपको चीज़ बोली कि बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को सेम चीज़ समझते हैं, बट दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, और इस चीज़ के ऊपर आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ऑलराइट, सिर्फ सांस लेना और छोड़ने को ब्रीदिंग कहते हैं, और जो एटीपी बनने तक का प्रोसेस होता है, पूरे प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरीली ह्यूमन रेस्पिरेशन दो किस्मों की होती है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। देखिए, जो हम सांस अंदर लेते हैं उसको हम इंस्पिरेशन कहते हैं, और जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं, ब्लो आउट करते हैं उस एयर को हम एक्सपिरेशन कहते हैं। ऑलराइट, देखिए, सेलुलर रेस्पिरेशन is the aerobic breakdown of glucose in the mitochondria of ATP. Already I have told you. Respiration in everyday is often used to mean the breathing. इस चीज़ के ये जो पॉइंट लिखा गया है, आप ये समझ के चल सकते हैं फेयर एनफ चांसेस कि इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। ऑल राइट, देखिए 4 रेस्पिरेशन प्रोसेस हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले रेस्पिरेशन जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग आप सबको पता है कि क्या चीज़ है, सांस का लेना और छोड़ना। ये रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। तो सबसे पहले तो इवन करनी ही हमें सांस लेनी है, ब्रीदिंग, तो इसको हम वेंटिलेशन भी कहते हैं। होता क्या है, हवा लंग्स के अंदर भेजनी और लंग्स से बाहर निकालनी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब गैस एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड ब्लड। अब आपने ऑक्सीजन इनहेल की, ठीक है, वो जो ऑक्सीजन आपने इनहेल की, वो ऑक्सीजन हमने भेजनी कहाँ पे है? हमने भेजनी है सेल के अंदर, और सेल कहाँ पे है? ब्लड के अंदर। तो जो ब्लड है, ठीक है, हमारी बॉडी में भी जो सेल्स हैं वो ब्लड लेके जाएगा सेल को। तो जो एयर से, जो लंग से ब्लड के अंदर गैस का एक्सचेंज हो रहा है, हवा का एक्सचेंज हो रहा है, ब्लड के अंदर जो हमारा ऑक्सीजन जा रहा है, उस चीज़ को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। फिर उसके बाद इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि अब हमारी, जैसे सपोज करो कि टांगों के अंदर जो सेल्स हैं, ठीक है, जो टिश्यूज़ हैं, उनको भी हमने ऑक्सीजन की सप्लाई देनी है। अब ऑक्सीजन की सप्लाई कौन करता है? कैरियर्स होते हैं हीमोग्लोबिन। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली है, जितना सामान उसमें आप भरोगे, मतलब जो ट्रॉली है, ट्रॉली इज़ लाइक हीमोग्लोबिन, ब्लड के अंदर जो पिगमेंट होता है लाल रंग का, ठीक है, हीमोग्लोबिन जिसको हम आयरन भी कहते हैं,
कि आयरन की कमी होगी, Hb कम हो गया वो हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो वो जो कैरियर्स हैं उसके ऊपर हम ऑक्सीजन को ट्रॉली के अंदर डालेंगे तो फिर वो ब्लड फ्लो करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। तभी कहते हैं कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, सॉरी, अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो सांस लेने में तकलीफ होती है, क्योंकि जब ट्रॉलीज ही कैरियर्स ही कम होंगे, ट्रैक्टर ट्रॉलीज ही कम होंगी, आप जितनी मर्जी ऑक्सीजन इनहेल करते रहो वो लेके ही नहीं जाएगा आगे। तो ये हो गई इंटरनल रेस्पिरेशन। इसके बाद आता है सेलुलर रेस्पिरेशन लास्ट में। ऑक्सीजन यूज टू प्रोड्यूस एटीपी, ठीक है। अब ये जो एटीपी है, लास्ट काम, अल्टीमेट काम ही होता है एटीपी बनाना, क्योंकि एटीपी ही, जितनी ज़्यादा एटीपी होगी उतनी बॉडी में एनर्जी होगी। एटीपी ही एक एनर्जी का स्रोत है, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्टेड फॉर्म में होती है वो वापस आके हम उसको एक्सहेल कर देते हैं। ऑलराइट, ये हो गया पूरा का पूरा रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो इसके बारे में कुछ और चीज़ें हैं जानने लायक, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, गैस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, छोटे एनिमल्स, जो अपने स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको अपना पूरा रेस्पिरेशन बताया ह्यूमंस के अंदर, वैसा नहीं है यहाँ पे जो रेस्पिरेशन हो रही है वो स्किन के थ्रू हो रही है। और ये अक्सर छोटे जीव होते हैं, छोटे छोटे जानवर होते हैं, जैसे ये जेली फिश है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की। टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हम लोग हैं जैसे, और हम लोग लंग्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। जो मछलियाँ होती हैं, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, वो गिल्स का इस्तेमाल करती हैं। और जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स होते हैं वो स्पाइरेकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम स्किन भी कहते हैं, स्किन से भी वो सांस लेते हैं। ऑलराइट, इसके बाद अगर हम बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स की, तो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है दैट इज नोन एज लंग्स। ये सब आपको पता है, ये आप सबको पता है। और उस टाइप की रेस्पिरेशन को, जब कोई भी रेस्पिरेशन लंग्स के साथ एसोसिएटेड हो, उस टाइप की रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहा जाता है। अगर आप कभी भी देखोगे, जो चेस्ट वाले डॉक्टर होते हैं ना, उनको पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं। वर्ड पल्मो लंग्स के साथ ही एसोसिएटेड है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ उनकी, जैसे फिशेस हो गए, क्रैब्स हो गए, एटसेट्रा, जो पानी के अंदर रहते हैं, उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है गिल्स। और जो रेस्पिरेशन की टाइप होती है दैट इज नोन एज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आफ्टर दैट, कुछ ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, अर्थवॉर्म, लीचीज, एम्फीबियंस, कुछ ऐसे हैं जो स्किन से आपका रेस्पिरेट करते हैं, ठीक है, जिनका मेन ऑर्गन है, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है स्किन। और इस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को कहते हैं सबक्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ऑलराइट, सबक्यूटेनियस इज एसोसिएटेड विद स्किन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंसेक्ट्स की अगर बात करूँ, छोटे जीव की, बिल्कुल छोटे छोटे जीव की, तो वो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन उनका ट्रैकिया होता है, इनको ट्रैकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, टू बी वेरी स्पेसिफिक, ट्रैकिया होता क्या है। देखिए, ट्रैकिया जो है, आप सबको, जब मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम आपको बताया हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आप जो खाना खाते हैं वो हमारा फूड पाइप से हमारे पेट तक जाता है, ठीक है, स्टमक तक जाता है। और फूड पाइप को कहा जाता है एसोफेगस। उसी तरह से सांस हमारी विंड पाइप से जाती है, और विंड पाइप को टेक्निकली कहा जाता है ट्रैकिया, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। अब आगे चलते हैं। देखिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट रेस्पिरेशन हो रही है नोज से, और जाके ख़त्म होती है, इस चीज़ को ध्यान देना, ख़त्म होती है एलोविली पे, ठीक है। एलोविली में जाके ही सांस, हमारी जो हवा है लंग्स से, ऑक्सीजन जो हमारी है वो हमारे लंग से ब्लड के अंदर जाती है। ऑलराइट, मैं लंग्स तक की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ से हवा आती है, ठीक है, इधर से हवा आती है डायरेक्ट ऐसे करके। अब देखिए, यहाँ पे एक पाइप ऐसे जा रही है जो स्टमक में चली जाएगी, एक पाइप ऐसी आएगी जो ट्रैकिया से होकर लंग्स में जाएगी। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे आप देखिए फेरिंग्स है। ये फेरिंग्स क्या होता है, ये वो पॉइंट आता है जहाँ से हमारा जो पाथ है, जो पैसेज है,
वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक हिस्सा होता है ट्रैकिया का, एक होता है एसोफेगस का। तो हमको कहाँ जाना है? हमको जाना है ट्रैकिया में। अभी हम ब्रीदिंग की रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है लेरिंग्स। लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वॉइस बॉक्स किसको कहा जाता है? लेरिंग्स को। ये गले में होता है, गर्दन में होता है, ठीक है। और लेरिंग्स को एक और नाम से जाना जाता है एडम्स एप्पल, ठीक है। दिस इज नोन एज ट्रैकिया। ये जो पाइप है, ये जो जा रही है, ठीक है। फिर इसके बाद जब ये लंग्स में जाता है, लंग्स में ब्रोंकाई होती है, ठीक है। ये ब्रांचिंग एयरवेज हो, मतलब ब्रांचिंग एयरवेज यानी कि जहाँ पे छोटे 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 पाथ होते हैं। और लास्ट में उसके भी आगे छोटे छोटे पाथ होते हैं जहाँ पे बहुत पतली 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 पाइप्स होंगी। पाइप से आप कह लो बहुत ही पतली पतली फाइनेस्ट पाइप्स, जहाँ पे हवा तक, जहाँ पे हवा पहुँच रही है, उसके बाद वो ब्लड में घुस जाएगी, ठीक है। उसको कहते हैं एलोवेली। ऑल राइट। अब एक चीज़ और आपने देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। ये चीज़ आपको दिख रही है, ये इस तरह करके, ये चीज़ लास्ट में नीचे, इसको कहा जाता है डायफ्राम। ये जो डायफ्राम है, ये एक मसल होता है जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट और इलांगेट करता है। और इसका काम क्या होता है, क्यों सिकुड़ता है और क्यों रिलैक्स करता है? हमारे लंग्स की मूवमेंट को यही करवाता है। आप एक बात सोचिए, अगर आपने सांसों हवा को लंग्स के अंदर भेजना है, विच क्लियरली मीन्स आपको लंग्स के अंदर लो प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। लो प्रेशर क्रिएट करने का मतलब होता है कि आपको उसको फुलाना पड़ेगा। और वो फूलता कैसे है? ये जो नीचे डायफ्राम है, ये नीचे को जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लंग्स को नीचे की तरफ खींचेगा, यानी कि लंग्स के अंदर लो प्रेशर करेगा। जब लंग्स में प्रेशर लो होगा, एटमॉस्फेयर में प्रेशर हाई होगा, तो ऑटोमेटिकली आप सबको पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में चीज़ें ट्रैवल करती हैं, तो हवा भी उसी तरह से ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए, एक राइट लंग और लेफ्ट लंग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। राइट लंग का कंपैरेटिवली साइज़ बड़ा होता है, हालांकि ये पूछने के चांसेस कम है, स्टिल आपको पता होना चाहिए। और लेफ्ट लंग का जो साइज़ होता है वो स्मॉलर होता है थोड़ा सा, ठीक है। वो थोड़ा सा स्मॉलर होता है, स्मॉलर देन राइट लंग। और राइट लंग के अंदर 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं। ऑल राइट, इससे ज़्यादा इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं एक एक स्ट्रक्चर की जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में एसोसिएटेड है और उनके फंक्शंस की। देखिए, नोज़ और नेज़ल कैविटी, ये ऑलरेडी मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बता चुका हूँ हमारे डायग्राम में। नेज़ल कैविटी क्या है? आपको पता है, नाक से सांस लेते हैं हम, और आपको पता है सांस भी नाक से ही लेनी चाहिए, मुंह से नहीं लेनी चाहिए। एक तो सांस गर्म होती है थोड़ी थोड़ी, दूसरा हमारे नाक में बाल होते हैं तो वो एक प्राइमरी फिल्ट्रेशन का काम कर देते हैं हवा का, ठीक है। फिर फेरिंग्स की बात करूँ, थ्रोट में मैंने बताया कि पैसेज जहाँ से आपका स्प्लिट होता है दो जगह पे, एक ट्रैकिया को रास्ता जाता है और एक ओसोफेगस को रास्ता जाता है। फिर लेरिंग्स है। लेरिंग्स मैंने पहले ही बताया था, वॉइस बॉक्स है जहाँ पे वोकल कॉर्ड्स होती हैं, और इसको हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं, ADAMSAPPLES, एडम्स एप्पल, ठीक है। आफ्टर दैट ट्रैकिया। ट्रैकिया विंड पाइप है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रोंकाई। ब्रोंकाई मैंने आपको बताया है कि ये 2 ब्रांचेज ऑफ द एंड ऑफ द ट्रैकिया, जो ट्रैकिया जहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद ब्रोंकलीज है, ठीक है। ये नेटवर्क ऑफ स्मॉल ब्रांचेज, एक्चुअली ये बहुत छोटा 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 हिस्सों में बट गई हुई हैं वो पाइप्स जहाँ तक हवा पहुँची थी, ठीक है। लास्ट में एलोवली। एलोवली वो जगह है जहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गैस एक्सचेंज ऑफ गैस कहाँ पे होता है, ठीक है। मतलब कि हवा जो हमारी सांस हमने ली है वो लंग्स में तो पहुंच गई, लंग्स के बाद से खून में कैसे जाती है, वो कहाँ पे जाती है? वो एलोवली में। एलोवली इज अ पार्ट ऑफ लंग्स, ठीक है। अब देखिए, इस डायग्राम में एक चीज़ बड़ी साफ सी क्लियर होती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, दिस इज नोन एज एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस होता क्या है? जहाँ से आपका रास्ता डिवाइड होता है ना, ट्रैकिया के लिए और आपके ओसोफेगस के लिए, यानी कि स्टमक के लिए जो खाना जहाँ भेजना है और सांस कहाँ भेजनी है, वो डिसाइड करता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस तब खुलता है, एपिग्लॉटिस तब खुलता है जब आप लोग कहते हैं, मतलब कहते नहीं है, सॉरी, जब हमारे रिक्वायरमेंट होती है खाना पेट में जाए तो वो खाने को पेट में भेजेगा, और जब सांस हमारी ट्रैकिया में जानी चाहिए तो वो ट्रैकिया में भेजेगा।
इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि जब खाना खाते हैं तो बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो रास्ता खाना भटक के ट्रैकिया में जा सकता है, जिसके बाद बहुत ज़्यादा खांसी होगी, वो आप सबको पता है। ऑल राइट, ये बात क्लियर हुई। देखिए, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कुछ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बटा जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बांटा गया है। देखिए, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर सीधी सी बात है, बड़ी बेसिक बेसिक चीज़ें आती हैं। हम उसको स्मेल कर रहे हैं, उसका पैसेज वे क्या है, रास्ता क्या है, फिल्टर प्राइमरी फिल्टर करना है, यानी कि जो आपने सांस ली नाक के बालों ने फिल्टर करना है, मॉइस्ट और वार्म एयर अंदर आनी चाहिए, ठीक है, रेजोनेंट चैम्बर फॉर वॉइस, ठीक है। ये सब चीज़ें बेसिक बेसिक चीज़ें आएंगी जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की हैं, ठीक है। और ये जो ट्रैक्ट है, ये आपको मैं बता देता हूँ, ये एक किस्म का आप ऐसे बोल सकते हो, यहाँ से सांस आई और यहाँ तक, बस इतने इतने हिस्से में, जो इसके ऊपर ऊपर का जितना कुछ हुआ वो सारा का सारा अपर में आता है, और ये जो नीचे नीचे का हिस्सा है ये लोअर में आता है, जिसमें ब्रोंकाइटिस, ब्रोंक्लोटिस और ये निमोनिया तो जस्ट एक एग्जांपल दिया हुआ है, और ये कुछ बीमारियों के प्रॉब्लम बताई हुई है, ठीक है। इसको ज़रा छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे लैरिंक्स आता है, उसके बाद ट्रैकिया, ब्रोंकाई आता है, लंग्स आता है, एलोविली आता है, ऑल राइट। ये सब चीज़ें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आती हैं। हालांकि आपसे पूछा नहीं जाएगा अकाउंट असिस्टेंट में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ मैं, लेकिन स्टिल आई थॉट कि जब मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम करवा रहा हूँ तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज देना भी ज़रूरी है, ठीक है, कि पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं। अब मैं बात करता हूँ इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, बाहर से अंदर हवा खींचना। हवा पहले कहाँ आएगी? नॉस्ट्रल्स, यानी कि नाक से नेज़ल कैविटी में जाएगी, नेज़ल कैविटी होता है नाक का रास्ता, फिर फेरेंक्स में जाएगी, फिर ग्लॉटिस या एपिग्लॉटिस में पहुंचेगी, फिर वहाँ से लेरेंक्स में आएगी, फिर उसके बाद ट्रैकिया में आ जाएगी, फिर ब्रोंकाई में आएगी, और लास्ट में एलोविली में आएगी। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वन बाय वन। नाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन एलोविली, ये तो मैं कम से कम भी 5 से 6 बार बता चुका हूँ। आप खुद सोचिए, अगर इतनी बार बताया है तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। देखिए, डायफ्राम की यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं। देखिए, इस जगह पे देखिए इसको, और इस जगह पे देखिए इसको। ये जो नंबर 1 डायग्राम है, ये नंबर 2 डायग्राम है। अगर मैं नंबर 1 की बात करूँ, देखिए कि ये नीचे को खिंचा हुआ है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्टेड है, जिसकी वजह से लंग्स बड़े हुए, लंग्स फूले और सांस बाहर से अंदर आएगी। और जब इस केस में नंबर 2 के अंदर ये ऊपर को देखिए ऐसे मुड़ा हुआ है, ये ऊपर को मुड़ा है, यानी कि इसने लंग्स को पुश कर रहा है, हाई प्रेशर यहाँ क्रिएट कर रहा है, हाई प्रेशर की वजह से सांस यहाँ पे बाहर जाएगी। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, जो हमें इनहेल या एक्सहेल, मतलब सांस लेना या सांस छोड़ना को अलाउ करता है, अब ये मत बोलना लंग्स करता है, लंग्स के अंदर सांस जाती है, ठीक है। लंग्स के अंदर सांस जाती कैसे है? क्योंकि लंग्स एक्सट्रैक्ट, मतलब कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्रिएट करते हैं, और वो लो प्रेशर हाई प्रेशर क्रिएट करते किस तरह से, कौन करवाता है उनको? वो कराता है डायफ्राम। ये एक मसल है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि एलोवली में जाके एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, कि जो हमारे ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड सेल के अंदर पहुंचता है, ब्लड के अंदर पहुंचता है, मैं ये कहूँगा। तो अब देखिए, ये ब्लड का सेल है, ब्लड है ये, ठीक है, ब्लड का सेल है। तो यहाँ से ये गैस इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है, बात क्लियर हुई। और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल रही है, ऑक्सीजन यहाँ से अंदर जा रही है, ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरी से एलोवली, जैसे आप सबको पता है। अब ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ये भी आप सबको पता है। तो देखिए, ये हीमोग्लोबिन के ऊपर जाके ऑक्सीजन बैठ गई हुई है। बात समझ आई? मैंने बोला था ना, हीमोग्लोबिन इज लाइक कैरियर्स, जो आप ट्रैक्टर ट्रॉली समझ सकते हो, उस ट्रॉली के अंदर ब्लड को ऑक्सीजन को डालेंगे, और वो ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। तभी अगर किसी किसी को आयरन की कमी हो जाए ना, जिसको एनीमिया हो जाता है, उसको सांस लेने में भी अक्सर प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और दूसरी एग्जांपल बताता हूँ, जब भी हम बहुत ज़्यादा तेज़ भागते हैं तो हम हाँफते हैं, हमारी सांस बहुत तेज़ चलती है। वो इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। एनर्जी ज़्यादा कैसे आएगी? ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा हमारी बॉडी प्रोवाइड करेगी उस एरिया में। तभी कहते हैं जब आप थक जाओ, लंबी लंबी सांसें लेनी चाहिए। उससे क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन, जब लंबी सांस लोगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी, जब ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी तो वो ज़्यादा कैरी करेगी आपके ऑक्सीजन को
सॉरी हीमोग्लोबिन ज़्यादा कैरी करेगा ऑक्सीजन को और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी हमारे बॉडी पार्ट्स तक, जिससे हमें अच्छा फील होगा और हमारी थकावट दूर होगी और हमें एनर्जी मिलेगी। ऑल राइट, आगे देखिए गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड एलोवेली। यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि यहाँ पे ब्रोंकाइल है। अब यहाँ पे देखो कितने फाइन फाइन छोटे 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 छोटी पाइप्स या नसें हैं। यहाँ पे देखो इसको जूम करके बताया हुआ है। यहाँ पे आके देखो इसको भी फर्दर ये जूम करके बताया हुआ है, ठीक है, ये जूम किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि गैस का एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एयर इन एलोवेलस। ऑल राइट, अब प्राइमरीली बात करते हैं एलोवेली की। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था ये छोटी 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 पाइप्स हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं, वेन्स आर्टरीज हैं। ये यहाँ पे आके जब यहाँ पे द एलोवेली आर द मॉइस्ट थिन वॉल्ड पॉकेट्स विच आर द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। ठीक है, फिर से गैस एक्सचेंज की बात आ रही है एलोवेली पे। स्लाइटली ऑयली सरफेंट प्रिवेंट्स द alveolar walls from collapsing and sticking together। ये चीज़ थोड़ी सी टेक्निकल है, जस्ट बता देता हूँ, बहुत फाइन क्वालिटीज़ की होती हैं, तो इसलिए स्लाइटली ऑयली होती हैं कि वो आपस में चिपके ना, वहाँ पे फ्रिक्शन ना पैदा हो, कि प्रॉपरली एक्सचेंज ऑफ गैस हो जाए। तो आपको जो चीज़ याद रखनी है बस यही याद रखनी है कि एक्सचेंज ऑफ गैस एलोवेली में होती है। आगे चलते हैं। देखिए ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम के अंदर मैंने आपको अभी तक जितना पढ़ाया है एक बार दोबारा से इस डायग्राम से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। नाक से हवा गई या माउथ से हवा गई, कहीं से भी लो, ठीक है, यहाँ तक पहुँची, ये आ गया फेरेंक्स। ठीक है, फेरेंक्स वो हिस्सा आता है जहाँ पे आपके दो रास्ते बंटते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया वहाँ पे एक गेट भी होता है जो गाइड करता है कि ट्रैकिया में जाना चाहिए सामान या ओसोफेगस में जाना चाहिए। ट्रैकिया होता है विंड पाइप, ओसोफेगस होता है फूड पाइप, उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, ये लिखा हुआ है एपिग्लॉटिस। ठीक है, इसके बाद लेरिंग्स आता है वॉइस बॉक्स जो ट्रैकिया में होता है, इसको एडम्स एप्पल भी कहते हैं। फिर ट्रैकिया होता है, फिर इसके बाद लंग्स आ जाते हैं, ये बड़े बड़े लंग्स हैं। इन लंग्स के अंदर ब्रोंकाई है और एलोवेली है। ऑल राइट, और ये जो नीचे है दिस इज अ मसल इज नोन एज डायफ्राम। क्लियर हो गया। और लंग्स आर कवर्ड बाय रिब्स, रिब्स हड्डियाँ, स्केलेटन सिस्टम का मतलब हड्डियों का एक ढांचा होता है, उनको पसलियाँ बोलते हैं, उनको रिब्स कहते हैं, वो लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग में। स्मोकिंग के अंदर आप देख सकते हैं ये एक स्मोकर का लंग है। स्मोकिंग बड़ी खतरनाक चीज़ है, आपको पता है लंग्स के लिए। एक्चुअली होता क्या है, इससे ट्यूमर के चांसेस भी हो जाते हैं और साथ में हमारे स्ट्रेचेबिलिटी, जो लंग्स की स्ट्रेचेबिलिटी होती है ना, खिंचने की क्षमता, फूलने की क्षमता, वो घट जाती है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। और ये एक्टिव और पैसिव दोनों स्मोकिंग से होता है। देखिए एक्टिव स्मोकिंग क्या होती है कि जो खुद सिगरेट पीता है, और पैसिव स्मोकिंग होती है जो खुद सिगरेट नहीं पीता है लेकिन सिगरेट पीने वालों के साथ बैठता है। देखिए यहाँ पे दो डायग्राम्स है, एक नॉन स्मोकर की लंग्स की वॉल है और एक स्मोकर की है। अब अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आप देखिए कि क्रैक्स, कोई क्रैक्स नहीं है नॉन स्मोकर में, स्मोकर में क्रैक्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बीमारी का नाम है एम्फाइसीमा। ये एम्फाइसीमा स्मोकर्स के अंदर जनरली पाई जाती है, जिसके अंदर क्या होता है, चाहे वो एक्टिव स्मोकर हो चाहे पैसिव स्मोकर हो, उसके अंदर लंग्स की जो वॉल होती हैं, जो उसके ऊपर ना बड़े बड़े छेद हो जाते हैं, और साथ में बहुत ज़्यादा है ना ये चीज़ फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर ख़त्म हो जाती है, जिस वजह से लंग्स तक डैमेज हो जाते हैं। ऑल राइट, आगे चलते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स के नाम है, जैसे एक अस्थमा है। अस्थमा आपने सुना होगा, ये यूजुअली एलर्जी के कारण होता है। और ये उसमें होता क्या है कि एक सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होती है जो ब्रोंकाई के अंदर होती है। ऑल राइट, ब्रोंकाइटिस एक और बीमारी है जिसके अंदर ना लाइनिंग आ जाती है, ब्रोंकोलाइज्म। ऑल राइट, आफ्टर दैट एम्फाइसीमा मैंने आपको अभी बताया, ये डिपेंड करता है इलास्टिसिटी के साथ, और इसमें क्रैक्स आ जाते हैं स्मोकर्स में। और एक लास्ट में निमोनिया है। निमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में प्रॉब्लम आती है, सर्दी के कारण, ठंड के कारण होती है। फेफड़ों में पानी भर जाता है, ठीक है, लंग्स में पानी भर जाता है, जिस वजह से निमोनिया हो जाता, मतलब कि निमोनिया के बाद पानी भर जाता है, और उसके बाद ये काफ़ी एक घातक बीमारी है। ऑल राइट,
सो दैट वाज ऑल फॉर रेस्पिरेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस सेशन के रिगार्डिंग, आप मेरे से पूछ सकती हैं। थैंक यू।